डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 6। और चैप्टर 6 त्रिभुज पर आधारित है, ट्रायंगल पर। और इसमें 6.1 में विशेष रूप से दो बातों पर डिस्कस होगी, समरूप सिमिलर और सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंट। इन दोनों शब्दों का मतलब क्या है रेखागणित के दृष्टिकोण से, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम एक वृत्त बना रहे हैं, वृत्त। तो ये हमने एक वृत्त बनाया। ओके, आप एक वृत्त देख रहे हैं, सर्कल। इसका कितना रेडियस है, त्रिज्या, इतने ही रेडियस का एक और हम वृत्त बना रहे हैं। रेडियस सेम है, हाथ से बना रहा हूं, कोई यहां पर प्रकार तो है नहीं, तो हो सकता है कि थोड़ा छोटा बड़ा दिख जाए। हालांकि हम एकदम एक समान बनाने का प्रयास किए हैं, लेकिन हाथ से बनाया जाएगा तो पूरा एग्जैक्टली समरूप तो नहीं बन पाएगा, सर्वांगसम। तो अच्छा, एक और मैं वृत्त ले रहा हूं, आप देखिए, इस वृत्त को देखिए। ठीक है, इसका त्रिज्या भिन्न है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये दोनों वृत्त, दोनों सर्कल की त्रिज्या सेम है। देखने में दोनों, इनका जो रूप है, रूप मतलब शेप, रूप का मतलब होता है शेप। ठीक है, तो इनका जो रूप है तीनों का सेम है। रूप छोटा बड़ा है, ठीक है, लेकिन ये भी देखिए इस तरह से गोल है, ये भी इस तरह से गोल है, ये भी इस तरह से गोल है। तो हम कहेंगे कि तीनों का जो रूप है, रूप तो सेम है। हाँ, ये बात है कि जो वृत्त का नाम मैं लिख दे रहा हूं, ए बी सी। जो वृत्त ए और बी का रूप भी सेम है और इनका साइज भी सेम है। तो रूप को हम कहते हैं शेप, शेप। और कौन बड़ा है कौन छोटा है, छोटा बड़ा जो हम देखते हैं उसको हम कहते हैं साइज, बड़ा साइज, छोटा साइज। और जो रूप होता है, शकल, फेस, उसको हम कहते हैं शेप। तो शेप का मतलब रूप हो गया, और साइज का मतलब आकार हो गया, कितना बड़ा कितना छोटा। तो इनका देखिए तीनों का जो रूप है, शेप, वो सेम है कि तीनों ही गोल हैं। लेकिन अगर साइज की हम बात करें तो इन दोनों की साइज सेम है। वृत्त ए और वृत्त बी की साइज सेम है, लेकिन वृत्त सी का साइज बड़ा है। अब यदि हम वृत्त ए पर अगर हम वृत्त बी को रख दें तो ये वृत्त बी बिल्कुल इस तरह से कवर करता है। रोज आप रोटियां खाते होंगे ना, रोटी रोटी अगर सेम साइज की हो तो एक के ऊपर एक हम रखेंगे तो एकदम चारों तरफ से ये नीचे वाली रोटी को ऊपर वाली रोटी कवर कर लेती है। तो इनको हम कहेंगे, इन दोनों को कहेंगे ये समान रूप के तो हैं, ये एक रूप के तो हैं, लेकिन ये साइज में भी समान हैं। तो इन दोनों को कहेंगे कि दोनों त्रिभुज ए और बी सर्वांगसम हैं, समरूप भी हैं और सर्वांगसम भी हैं। तो समरूप यानी कि रूप एक समान हो, रूप एक समान है, तो रूप तो इन दोनों का भी एक समान है, क्योंकि ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है। तो रूप बी और सी का भी एक समान है, रूप ए बी का भी एक समान है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, ए बी का रूप एक समान है लेकिन इनका साइज भी एक समान है। ठीक है, बी और सी का रूप तो एक समान है लेकिन साइज एक समान नहीं है। जो वृत्त सी है वो बड़ी है वृत्त बी की तुलना में। तो देखिए सर्वांग सम, तो यहां पर तीन शब्दों से ये मिलकर बना हुआ है, सर्व, सर्व, ठीक ना, सभी, सर्व से मतलब हो गया सभी, अंग, 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 सर्वांग। तो सर्व और अंग मिलकर बना है सर्वांग। तो सभी अंग और फिर सम हो गया, समान हो, सभी अंग समान हो।
तो अगर एक वृत्त की अंग की बात किया जाए तो वृत्त का केवल एक अंग होता है त्रिज्या। त्रिज्या अगर समान हो गया तो सर्वांग सम हो गया। सम रूप, रूप एक समान हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि साइज भी एक समान हो। जैसे वृत्त बी और वृत्त सी का रूप तो एक समान है, लेकिन इनका जो साइज है वो भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ए और बी समरूप भी हैं, सर्वांग सम भी हैं, लेकिन बी और सी समरूप तो हैं लेकिन सर्वांग सम नहीं हैं। सर्वांग सम को इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, समरूप को सिमिलर कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज को ट्रायंगल कहते हैं। तो इंग्लिश नेम भी आप याद रखेंगे। तो यहां पर एक बात क्लियर हो गया कि जितने सर्वांग सम आकृतियां होंगी वो सभी समरूप होंगी। एक तो बात क्लियर हुआ यहां से। देखिए, जितने जितने सर्वांगसम आकृतियां होंगी वो सभी समरूप होंगी। ओके, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि जितनी समरूप आकृतियां हैं वो सर्वांगसम भी हों, यह जरूरी नहीं है। ये यहाँ एग्जाम्पल मिलता है कि ये दोनों समरूप तो हैं लेकिन सर्वांगसम नहीं है। यहां पर क्या मिलता है, ये दोनों समरूप हैं, सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम है तो समरूप भी होंगे, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि अगर दो आकृति अगर समरूप है तो वो सर्वांगसम भी हो, यह जरूरी नहीं है। ओके, आइए कुछ और हम आकृतियों को लेते हैं और उसके द्वारा हम समरूप को समझने का प्रयास करेंगे। तो ये तो रहा वृत्त, और वृत्त में केवल एक प्रॉपर्टी आप लीजिए, त्रिज्या। त्रिज्या अगर एक समान है तो वे वृत्त सर्वांगसम भी होंगे, समरूप भी होंगे। लेकिन अगर भिन्न भिन्न त्रिज्या के वृत्त हैं तो वे समरूप तो होंगे लेकिन वे सर्वांगसम नहीं होंगे। ओके, अब आइए एक मैं ले रहा हूं, जैसे चतुर्भुज हमने ले लिया। ठीक है, यह देखिए चतुर्भुज है, चतुर्भुज हम ले रहे हैं यहां पर, लेकिन एक इस तरह का चतुर्भुज है, देखिए ऐसे है। तो ये भी चतुर्भुज है, क्वाड्रिलैटरल, और ये भी चतुर्भुज है। चलिए नाम हमने लिख दिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच। यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर जो इनका साइज है, साइज लगभग एक जैसा ही लग रहा है, समान बड़े हैं ये, लेकिन क्या ये समरूप हैं, एक समान रूप के हैं? तो एक समान रूप के तो नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि यहां पर देखिए एंगल और यहां देखिए एंगल, कोण से पहचान कीजिए। ठीक है, तो यह एंगल और यह एंगल क्या एक समान है? एक समान तो नहीं है। यह एंगल आप देख लीजिए, ये सब एंगल एक समान नहीं है, कोण से पहचान की जाएगी। जैसे मान लीजिए त्रिभुज है, मान लीजिए चतुर्भुज है, मान लीजिए बहुभुज है, पॉलीगॉन, ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलैटरल हो, तो इनको समरूप किस आधार पर हम कहेंगे? तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि इनके कोण आपस में बराबर हैं कि नहीं। तो आइए कुछ मैं फिगर यहाँ पर बना रहा हूं। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर एंगल तो भिन्न हो गया, तो ये समरूप नहीं होंगे। ओके, अब आइए देखिए, पहले मैं केवल एंगल की बात कर रहा हूं, हालांकि भुजाओं की भी यहाँ पर बात होगी। अब जैसे यहाँ पर आकृति मैंने ऐसे बना दी है, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है, और बिल्कुल ऐसे ही आकृति हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही आकृति हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और मान लीजिए कि इसके यहाँ पर अगर इसके ऊपर, जैसे इसका नाम हमने लिख दिया ए और बी, अगर ए के ऊपर बी को अगर फिट कर दिया जाए और बिल्कुल साइज में अगर दोनों आ जाए, तो हम कहेंगे कि दोनों आकृतियां सर्वांगसम हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, एंगल भी सेम है और ये साइड भी बड़ा छोटा नहीं है, साइड भी सेम है। तब हम कहेंगे कि ये दोनों ए और बी जो हैं कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है। यहां पर अगर हम अंग की बात करें तो एक चतुर्भुज में कितने अंग हो सकते हैं? तो इनकी भुजाएं हैं अंग के रूप में और इनके ये कोण है अंतःकोण अंग के रूप में। तो अगर हम ये कहें
कि भुजाएं बिल्कुल बराबर हों और इनके अंतःकोण भी बिल्कुल संगत अंतःकोण बराबर हो, संगत भुजाएं बिल्कुल बराबर हो, तब हम कहेंगे कि ये सर्वांगसम है, यानी कि सभी अंगों में एक समान है, इनके सभी पार्ट्स चाहे एंगल हो चाहे साइड्स हो सब सेम है, तो इनके सभी अंग सेम है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे सर्वांगसम। लेकिन आइए एक चित्र मैं और बना रहा हूं, ठीक है, बस यहीं से हम क्लियर करेंगे। अब जैसे मान लीजिए इसमें मैं कोणों का, चलिए ठीक है, ठीक है, इस तरह से हमने चित्र बनाया है। ओके, थोड़ा मैं बड़ा बनाऊं क्योंकि आज दिखाई थोड़ा कम देगा। इस तरह से हमने चित्र बना दिया। ओके, ऐसे बना दिया, थोड़ा बड़ा चित्र रहेगा तो अच्छा है। वीडियो रुक गई है सर। वीडियो रुक गई है, एडमिट होने वाले लोग। अब बोलिए, अब बोलिए। वीडियो रुक गई है सर, वीडियो। नहीं, यहाँ से तो चल रहा है वीडियो, फिर हमें काटना पड़ेगा। वीडियो रुक गई है सर। नहीं तो यहाँ से नहीं रुका है, ठीक है सर वीडियो नहीं रुका है। ना, तो हमारे यहाँ से नहीं रुका है, नहीं रुका है, आ रहा है। वीडियो हमारे यहाँ से नहीं रुका है, वीडियो रुक रहा है, वही नेटवर्क का प्रॉब्लम है, बारिश हो रही है तो कहीं कहीं नेट पकड़ रहा होगा, कहीं नहीं पकड़ रहा होगा, वो प्रॉब्लम है। हाँ तो ठीक है, अगर सबका वीडियो रुक जाए तब बतलाइएगा, फिर इस मीटिंग को हम बंद करके फिर से री मीटिंग करना पड़ेगा, अगर सबका कटेगा तब। अगर मान लीजिए किसी का वीडियो चल रहा है और किसी का नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब कि जिसका नहीं चल रहा है उसका नेटवर्क गड़बड़ है, ठीक है। अब आइए यहाँ पर देखिए, एक आकृति आप देख रहे हैं ए बी सी डी, और एक आकृति मैं और बना रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, ऐसा ही बनाने का हमने प्रयास किया है। तो यहाँ पर ए बी सी डी है, ई एफ जी एच, तो इसमें कोण ए कोण ई के बराबर हो, कोण बी कोण एफ के बराबर हो, कोण डी कोण एच के बराबर हो, और कोण सी कोण जी के बराबर हो, तब हम कहेंगे। और साइड जो है ए बी भुजा की लंबाई ई एफ भुजा के बराबर हो, तो ए बी जो भुजा है और इसमें ई एफ भुजा, ये संगत भुजाएं हैं। अगर एडी की मैं बात करूं तो एडी के जैसा इसमें कौन है, ई एच है, ये संगत भुजाएं हो गई, और डीसी के जैसा इसमें एच जी है, ये संगत भुजा हो गई, और बीसी के जैसा इसमें एफ जी है, तो ये संगत भुजा हो गई। तो संगत भुजाएं बराबर हैं, ए बी बराबर ई एफ, ए डी बराबर ई एच, डीसी बराबर एच जी, और बीसी बराबर एफ जी। तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि कोण भी बराबर हैं और भुजाएं भी बराबर हैं, तो दोनों आकृतियां सर्वांगसम हैं। लेकिन अब आइए यहाँ पर मैं बतला रहा हूं, जैसे एक आकृति हमने ऐसे बना दिया, ठीक है, इस तरह से हमने बनाया एक आकृति, और भिन्न लिया जाए, इस तरह से हमने एक आकृति बनाया है। ओके, ए बी सी डी, इसे एकदम क्लियर कर लेना है। ओके, एक आकृति इस तरह की है। ओके, बिल्कुल एक समान बनाने का हमने प्रयास किया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। एक आकृति और मैं यहां पर ले रहा हूं, ओके, एक आकृति ये है, और एक आकृति मैं और ले रहा हूं इस तरह से। यहां पर देख रहे हैं आकृतियां, ऐसे नाम नहीं लिखेंगे, इन आकृतियों का ही नाम अगर हम लिख दें तो अच्छा रहेगा। तो आप देखिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। अगर सभी आकृतियों में हम देखें तो इनके अंतःकोण एक समान है, सब 90-90 अंश हमने रखा है, 90 अंश सभी इसमें है, इसमें भी सभी अंतःकोण 90 अंश हैं, और इसमें भी सभी अंतःकोण 90 अंश हैं। क्या ये समरूप हैं, क्या सर्वांगसम हैं? तो देखिए ए और बी का अगर हम स्टडी करें
तो यहाँ पर देखेंगे कि दोनों आकृतियों के चारों अंतःकोण बराबर हैं, और यदि भुजा की बात करें तो संगत भुजाएं भी इनकी बराबर है। तो ए और बी सर्वांगसम हैं, ए और बी सर्वांगसम होंगे। ओके, अब आइए बी और सी देखा जाए, क्या ये सर्वांगसम होंगे? तो सर्वांगसम तो नहीं होंगे, पहले ही क्लियर हो गया, ये छोटा है ये बड़ा है, तो वह सर्वांगसम कैसे होगा? तो सर्वांगसम तो आंख से देखकर क्या बतला सकते हैं, तो ये छोटा है ये बड़ा है, सर्वांगसम नहीं होगा। तो क्या ये समरूप होंगे? अगर सर्वांगसम नहीं होंगे तो क्या ये दोनों समरूप होंगे? हाँ, एक बात बता दूं, यहाँ पर ए और बी सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है, तो ए और बी समरूप भी होंगे, सिमिलर भी होंगे। अगर दो आकृति सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट, तो क्लियर हो गया 100%, तो समरूप भी होंगे। यहां पर आइए, बी और सी सर्वांगसम नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है कि समरूप भी नहीं होंगे। हो सकता है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ना हो, दोनों सर्वांगसम ना हो, लेकिन समरूप हो सकते हैं, ऐसा होने की संभावना है। तो ये कैसे हम चेक करेंगे कि समरूप होंगे कि नहीं? ठीक है, सर्वांगसम नहीं है, समरूप होंगे कि नहीं, यह कैसे हम चेक करेंगे? ओके, तो देखिए इस भुजा का हम माप करेंगे, ठीक ना। जैसे मान लीजिए ये भुजा आगे 5 सेंटीमीटर और ये भुजा है 7 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये 5 है ये 7, ये 5 है ये 7 है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर अगर अनुपात हम निकालें, ठीक है ना, 5/7, तो इन दोनों संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? 5/7 होगा। यहाँ पर भी दोनों के अनुपात 5/7, 5/7, 5/7। तो इसमें हमने देखा कि संगत भुजाओं के जो अनुपात हैं वो बराबर आ रहे हैं। तो संगत भुजाओं के अनुपात अगर बराबर हों और अंदर के सभी संगत कोण बराबर हों और भुजाओं के संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो, तो उस स्थिति में ये दोनों जो रचनाएं हैं ये समरूप होंगी, भले ही सर्वांगसम नहीं है लेकिन समरूप होंगी। ओके, अब आइए यहां पर अगर हम बात करें कि बी और डी या ए और डी की बात करें, तो बी और डी तो भाई सर्वांगसम तो नहीं है, चित्र देखने से क्लियर हो जाते हैं, ये छोटा ये बड़ा है, लेकिन क्या ये समरूप होंगे? तो समरूप चेक करने के लिए हम भुजाओं का अनुपात लेंगे। जैसे मान लीजिए 5 है, ठीक है, और ये हो गया यहाँ पर 9, ये हो गया 7, 7, 9। तो यहाँ पर देखिए इसके संगत ये भुजा होगी, ठीक है, तो यहाँ पर अनुपात निकालेंगे तो 5/9 आ जाएगा अनुपात। लेकिन यहाँ पर अगर हम अनुपात निकालें इसकी, ये तो 5 है ये 7 है, तो यहाँ पर अनुपात हो जाएगा 5/7। तो हम देख रहे हैं कि जो रचना बी है, आकृति बी, इसके 4 कोण हैं और यहाँ पर जो रचना बनाई गई है इसके 4 कोण हैं। अंतःकोण तो सभी इनके 90-90 अंश के हैं, प्रत्येक 90 अंश के हैं, तो ये तो अंतःकोण तो बराबर है, लेकिन भुजा संगत भुजा का अनुपात हम देख रहे हैं कि बराबर नहीं है। 5/9 बराबर नहीं है 5/7 के। तो यहाँ पर हमने देखा कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है। तो ये जो आकृति है बी और डी सर्वांगसम भी नहीं है, बी और डी समरूप भी नहीं है। तो हम इस नतीजे पर पहुंचे। अब फाइनल में बतला रहा हूं और इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 6.1। फाइनल सीमित शब्दों में आप केवल एक बात जान लीजिए कि अगर संगत कोण माने करेस्पॉन्डिंग एंगल और संगत भुजाओं के अनुपात, संगत भुजा बराबर हुई जरूरी नहीं है, सर्वांगसम के लिए बराबर होना चाहिए। संगत भुजाओं का अनुपात, ठीक है, तो अब याद करने वाली बात आ गई, ठीक है। समरूप के लिए
क्या क्या जरूरी है, क्या आवश्यक शर्त है। दो आकृति दी गई है, चाहे वो चतुर्भुज हो क्वाड्रिलेटरल, चाहे पंचभुज हो पेंटागन, हेक्सागन, ठीक ना, या वो त्रिभुज हो। ओके, बंद आकृति होनी चाहिए। तो कम से कम बंद आकृति के लिए भाई एक त्रिभुज तो जरूरी है, ठीक है, या वृत्त है वो भी बंद आकृति होती है। तो वृत्त के बारे में तो हमने आपको समझा दिया है। तो देखिए यहाँ पर समरूप यानी कि सिमिलर होने के लिए दो आवश्यक शर्त हैं। अगर ये दोनों आवश्यक शर्त दो रचनाएं पूरी करती हैं, रचना तो दो होगा ना, जैसे एक यहाँ पर हो गया इस तरह से और एक इस तरह से हो गया। तो अगर ये दोनों रचनाएं ए और बी अगर दो शर्त का पालन कर रही हैं तो हम कहेंगे कि दोनों समरूप हैं। तो पहला शर्त क्या है कि इनके संगत कोण, संगत अंतः कोण बराबर होने चाहिए। अब यहाँ पर चेक हमको करना पड़ेगा इन दोनों आकृतियों में कि क्या इनके संगत अंतः कोण बराबर हैं। बराबर हो गए, चलिए कोई बात नहीं, पहला शर्त पूरा हुआ। अब दूसरा शर्त हम देखेंगे कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है क्या। जैसे मान लीजिए इस भुजा में इस भुजा से हम भाग दे दें, फिर इस भुजा में इस भुजा से हम भाग दे दें, तो क्या ये बराबर होगा। अगर बराबर है तो कंफर्म हो गया कि ये दोनों आकृतियां समरूप हैं, और यदि बराबर नहीं हुआ तो कंफर्म होगा कि दोनों आकृतियां समरूप नहीं हैं। तो आ जाइए, समरूप होने के लिए जरूरी है कि संगत अंतःकोण बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, तब समरूप होगा। अगर इन दोनों में से एक शर्त नहीं पाया जाता है तो वह आकृति समरूप नहीं होगी। ओके, और आइए सर्वांशम के लिए क्या जरूरी है। सर्वांशम के लिए इसमें हम थोड़ा चेंज करेंगे। समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। सर्वांशम के लिए भुजाओं का माप भी बराबर होना चाहिए, मतलब संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए, अनुपात बराबर नहीं, संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो अगर अंतःकोण बराबर हैं, संगत भुजाएं भी बराबर हैं, तो उस स्थिति में जो आकृतियां दी गई होंगी वे सर्वांशम कहलाएंगी। अगर अंतःकोण बराबर हैं और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, भले ही वो आकृतियां छोटी बड़ी हो सकती हैं लेकिन उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो दोनों आकृतियां समरूप होंगी, सिमिलर होंगी। डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।